नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 8:30 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होती है। अभी आपकी साइंस प्लस जीके की क्लास हुई थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो क्लास अच्छी लगी होगी। अब आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होने जा रही है, तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। चलिए तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों को इसका पीडीएफ तो मिल ही गया होगा। ये जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ये आप लोगों को कराए जाएंगे। इसमें आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अब जो क्वेश्चन अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, अब आप लोग इससे आंसर देख लीजिए। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, उसमें आप लोगों ने कुछ आंसर लगाए होंगे। अब आप लोग इससे अपने अपने आंसर मिला लीजिए। जो लोग प्राइवेट ग्रुप पे ज्वाइन हैं उन्हीं लोगों को पीडीएफ मिला होगा, क्योंकि उसी पे शेयर किया जाता है पीडीएफ। ये है आपका टेस्ट वेट इजिकल्स टू टेस्ट वेट बराबर क्या होता है। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट बराबर क्या होता है। 100 दानों का भार, 1000 दानों का भार, 10,000 दानों का भार, या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गेहूं का टेस्ट वेट इतना होता है, धान का टेस्ट वेट इतना होता है, तम्बाकू का टेस्ट वेट इतना होता है। तो टेस्ट वेट होता क्या है, टेस्ट वेट आपका क्या होता है। आप सभी लोग एक बार आंसर करिए इसका। तो टेस्ट वेट आपका जो होता है वो 1000 दानों का भार होता है। टेस्ट वेट आपका 1000 दानों का भार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, आप लोग कमेंट करिए एक बार। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अकाल कब पड़ा था। बंगाल में अकाल कब पड़ा था। 1900 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, या 1945 ईस्वी में। तो बंगाल में अकाल कब पड़ा था, 1943 ईस्वी में। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, बंगाल फेमाइन के कारण। बंगाल में अकाल क्यों पड़ा था, तो ये पड़ा था धान के भूरा धब्बा रोग के कारण। धान के भूरा धब्बा रोग, धान के भूरा धब्बा रोग के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। इसी के कारण बंगाल फेमाइन आया था। और ये कब आया था, 1943 में। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। आप लोगों से पूछ लिया जाए बंगाल में अकाल क्यों पड़ा था, तो धान के भूरा धब्बा रोग के कारण। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलियंथम ओराइजी। धान के भूरा धब्बा रोग जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथम ओराइजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाएगा, आप लोग केवल इतना याद रखिए कि बंगाल फेमाइन कब आया था, 1943 में आया था। ये किसके कारण आया था, तो धान के भूरा धब्बा रोग के कारण आया था। यह है आपका निम्न में से टर्की किसका जन्म स्थान है। टर्की किसका जन्म स्थान है, कपास का, बरसीम का, चावल का, या गेहूं का। तो टर्की किसका जन्म स्थान है, आप लोग आंसर करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। गेहूं का जन्म स्थान कहाँ पे है, टर्की। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका मक्के की फसल पकने की अवधि। मक्के की फसल पकने की अवधि, मक्के की फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है। 40 दिन, 60 दिन, 110 दिन, या 135 दिन। तो आप लोग ये तो जान ही सकते हैं 40 दिन में तो नहीं पक सकती, ना 60 दिन में। अब 110 और 135 दिन में से दो ऑप्शन आप लोगों के पास बचे हैं, तो इनमें से आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से आंसर करिए आप लोग। मक्के की फसल पकने की अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 दिन। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मक्के की फसल 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में। तो भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर में।
कहाँ पे होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का वर्तमान में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन है। अनुमानित बताया गया है यहाँ पे, क्लियर नहीं है। तो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना है भारत का? ये है 284.8 मिलियन टन। भारत का वर्तमान में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन है, अनुमान लगाया गया है, क्लियर नहीं है ये है 284.8 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, FAO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में या इंग्लैंड में? तो ये कहाँ पे है? रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम। यह है आपका पतले धान की बीज दर कितनी होती है? पतले धान की बीज दर कितनी होती है? दो तरह का धान होता है, एक पतला धान होता है, एक मोटा धान होता है। तो पतले धान की बीज दर आप लोगों को बतानी है 20 से 25 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम, 35 से 45 किलोग्राम या नन ऑफ दीज। तो आप लोग याद कर लीजिए, पतले धान की जो बीज दर होती है वो 20 से 25 किलोग्राम होती है और मोटे धान की बीज दर 30 से 35 किलोग्राम होती है। तो पतले धान की पूछा है यहाँ पे 20 से 25 किलोग्राम। और संकर धान की बीज दर पूछी जाती है, वो होती है 15 किलोग्राम। संकर धान की बीज दर पूछी जाती है, वो होती है 15 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पर हेक्टेयर बताया गया है यहाँ पे, बीज दर पर हेक्टेयर होती है। यह है आपका ग्लूटेन प्रोटीन किस फसल में पाई जाती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो किस फसल में पाई जाती है? गेहूं में, आलू में, मक्का में या ऑल ऑफ दीज? तो ग्लूटेन प्रोटीन आपकी गेहूं में पाई जाती है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका धान के 1 मीटर स्क्वायर में, मतलब धान के खेत के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हिल्स की संख्या कितनी होती है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हिल्स की संख्या कितनी होती है? 40, 60, 50 या 70? तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 50 हिल्स होते हैं। और आप लोगों से पूछा जाए कि एक हिल्स में पौधे की संख्या कितनी होती है, तो 2 से 3। एक हिल्स में पौधे की संख्या 2 से 3 और 1 मीटर स्क्वायर में हिल्स की संख्या 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए। और ये है आपका, जहाँ 20 सेंटीमीटर वर्षा हो निम्न में से वहाँ कौन सी फसल लेना अच्छा होगा? जहाँ पे 20 सेंटीमीटर वर्षा हो वहाँ पे कौन सी फसल लेना अच्छा होगा? धान, जौ, बरसीम या बाजरा? तो 20 सेंटीमीटर वर्षा यानी बहुत अच्छी बारिश है, तो यहाँ पे कौन सी फसल लेना अच्छा होगा? धान की फसल। 20 सेंटीमीटर बहुत अच्छी वर्षा होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका विश्व में सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है? विश्व में सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है? भारत में, चीन में, अमेरिका में या कनाडा में? तो विश्व में सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है? ये विश्व में सबसे ज़्यादा चना भारत में उत्पादित होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चना भारत में होता है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोगों को इसका PDF तो कल मिल ही गया होगा, उससे आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। यहाँ से आप लोग उसके आंसर मिला लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। बिहार में सिंचाई ज़्यादातर किस यंत्र से होती है? बिहार में सिंचाई ज़्यादातर किस यंत्र से होती है? ट्यूबवेल से, नहर से, तालाब से या नन ऑफ दीज? तो बिहार में जो सिंचाई होती है वो ज़्यादातर ट्यूबवेल से होती है। किससे होती है? ट्यूबवेल से। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों पर शोध किया था या स्टडी की थी? तो मटर ने मेंडल के कितने लक्षणों पर स्टडी की थी? ये की थी 7। मेंडल ने मटर के 7 करैक्टर पे स्टडी की थी।
नेक्स्ट है आपका अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का, जिप्सम का, पायराइट का या सल्फर का? तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका। सब लोगों को इसका आंसर पता होगा और पता होना भी चाहिए, तो सभी लोग एक बार फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा चूने का, ये ऑप्शन सही होगा। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं और क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का और पायराइट का प्रयोग करते हैं। पायराइट नहीं है यहाँ पे, पायराइट है। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम और पायराइट यूज करते हैं, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यह आपका किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है? किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या नन ऑफ दीज? तो कौन सी चट्टान है जिसको प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है? वो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से ही इन सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सबसे अधिक नाइट्रोजन किसकी खली में पाया जाता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन किसकी खली में पाया जाता है? सरसों, नीम, मूंगफली या कुसुम? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो किसकी खली में पाया जाता है? कुसुम की खली में। कुसुम की खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आज का। भू पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, जो अर्थ क्रस्ट होती है या भू परपटी होती है, उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ पे तत्व पूछा गया है, यानी एलिमेंट। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या सल्फर? तो देखो द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखो पहले प्राथमिक पोषक तत्व देते लेते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं एनपीके। एनपीके जो हैं वो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। और द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं Ca, Mg और S, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसमें जो मैग्नीज है ये द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है, तो इसमें यही पूछा गया है कि द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 0.5%, 1.8%, 4.5% या 8%? तो वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो पाया जाता है 1.8%। चलिए अब आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और इसका PDF तो आप लोगों को मिल ही गया था, जो प्राइवेट ग्रुप है उस पर मिल गया था। अब प्राइवेट ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी जिसको लेनी है, जो लोग टेलीग्राम चैनल और उस पर व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। और इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप लोग इस नंबर पे, यानी कि आप लोगों को PDF, जिसको PDF चाहिए वही इस नंबर पे संपर्क करेगा। 802028, यानी कि 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग जिसको PDF चाहिए, जिसको इन सब के बारे में पता नहीं है वो लोग क्या करेंगे, जिनको PDF चाहिए और ये जो टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेज आया था, व्हाट्सअप ग्रुप पे जो मैसेज आया था उसके बारे में पता नहीं है, वो लोग इस नंबर पे, ये टेलीग्राम नंबर है 9720802028, इस नंबर पे यूपी कैटेट PDF 2022 लिखकर मैसेज करेंगे तो आप लोगों को
वो सब प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF दिया जाएगा। चलिए अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।